देखो जितना भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, जितना भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, याद रखना उसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि कैसे वो बना है, उसके बेसिस पे उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक कहलाया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा कहलाया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसको हम लोग कहते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have self existence does not depends on other physical quantities। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका खुद का एग्जिस्टेंस हो, वो दूसरे पे डिपेंड ना करे। बोले सर थोड़ा सा लॉजिकली क्लियर कीजिए। अच्छा देखिए, हमें आपको एक बात बताते हैं, एक है फिजिकल क्वांटिटी मास और एक है फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम। क्या तुमको मास ऐसा लगता है कि किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? नहीं, उसका खुद का रियल एग्जिस्टेंस है, वो किसी और पे को डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब आप मोमेंटम का बात करते हैं तो मोमेंटम में मास भी है, वेलोसिटी भी है। क्या सही है? बोलो बोलो। तो मोमेंटम एक ऐसा क्वांटिटी हुआ, मोमेंटम एक ऐसा क्वांटिटी हुआ जो दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, वो मास पे डिपेंड करता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन मास एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हुआ जिसका खुद का एग्जिस्टेंस है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। तो जिसका खुद का एग्जिस्टेंस और दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, वो कहलाता फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आपके पास 7 बेसिक है। हम कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें खुद का रियल एग्जिस्टेंस हो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे, उसको कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो दूसरा देखो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो कॉन्सेप्ट समझ ही गया। दोज फिजिकल क्वांटिटी which can be derived from फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग फंडामेंटल, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप एग्जांपल देख, हाँ, those physical quantity which can be derived from fundamental physical quantity are called derived physical quantity। उसको हम लोग derived physical quantity कहते हैं। ओके, इसमें अगर तुम एग्जांपल देखोगे तो एग्जांपल में देखो एरिया, एरिया करके कुछ नहीं होता, वो दो लेंथ टर्म का मल्टीप्लीकेशन होता है। वॉल्यूम 3 लेंथ टर्म का मल्टीप्लीकेशन, डेंसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब वो पर्टिकुलर क्वांटिटीज होता है जिसको आप इन क्वांटिटीज के रियल सर्टेन तरह के कॉम्बिनेशन से आप बना सकते हैं। तो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी करके दो तरह का क्वांटिटी आया। अब आपको देखना पड़ता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक कौन कौन यूनिट और डायमेंशन है, और फिर डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन हम लोग कैसे लिखते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी
उसका यूनिट, एसआई यूनिट और कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशन, एसआई यूनिट और डायमेंशन। तो देखो भाई 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और लास्ट में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास ऐसा यूनिट केजी आप सब जानते हैं, लेंथ है तो मीटर होता है, टाइम है तो सेकंड होता है, टेम्परेचर है तो केल्विन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो एम्पियर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मोल है। जब आप इसका डायमेंशन लिखते हैं तो मास के डायमेंशन के जगह पे m लिखेंगे, लेंथ के लिए l लिखेंगे, टाइम के लिए t लिखेंगे। अब उसके बाद जो यूनिट है वही डायमेंशन भी है, टेम्परेचर के जगह केल्विन, करंट के जगह पे एम्पियर का a, ल्यूमिनस इंटेंसिटी में कैंडेला का cd, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मोल mol। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ये रहा यूनिट और डायमेंशन। इसके अलावा याद रखिएगा 2 सब्सिडियरी यूनिट्स है, एक है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल के लिए आप यूज करते हैं रेडियन, और दूसरा है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के लिए यूज करते हैं आप स्टेरेडियन। इसको आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये 7 है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, चलो यहाँ पे फटाक से हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो आज। अब देखो हम लोगों के पास है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लेंगे ना, तो आप देखेंगे, अभी हम पूरा बोर्ड भर देंगे, उसका कोई ना कोई यूनिट जरूर होगा, सॉरी उसका कोई ना कोई एक फॉर्मूला जरूर होगा, और उस फॉर्मूला के बेसिस पे आप लिखेंगे यूनिट, और उस यूनिट के बेसिस पे आप लिखेंगे उसका डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम छोटा छोटा, एकदम छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एकदम बेसिक चीज देखो, बहुतों को ये चीज आता है तो बहुतों को लगेगा कि पता नहीं क्या पढ़ाई हो रहा है इतना हल्का हल्का। एकदम बेसिक से चलो, तुमको आगे दिख जाएगा कि कैसे नया नया चीज आता है। लेंथ ब्रेथ दोनों है तो लेंथ, तो 2 मीटर का मल्टीप्लीकेशन, जिसको आप इन शॉर्ट मीटर स्क्वायर कहते हैं। तो जब आप डायमेंशन में जाइएगा तो लेंथ और लेंथ, लेंथ और लेंथ बिकम्स लेंथ का स्क्वायर, तो इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में एल स्क्वायर लिखेंगे, एल स्क्वायर। वॉल्यूम, लेंथ ब्रेथ हाइट, मीटर बीटर मीटर, सो इट इज मीटर क्यूब। लेंथ लेंथ लेंथ, सो इट इज एल क्यूब। नेक्स्ट हम लोगों के पास डेंसिटी, फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, मास के जगह पे केजी और वॉल्यूम के जगह पे मीटर क्यूब, इसी को आप लिखते हैं केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशन देखो, मास के जगह पे m और नीचे वॉल्यूम के जगह पे एल क्यूब, इसको आप लिखेंगे ना m l पे पावर -3, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। आज देखो बहुतों को डायमेंशन आता होगा, तो जिन जिन को नहीं आता है, आपको जो आज पढ़ा दिया जाएगा अगले दिन सारा का सारा डायमेंशन याद करके बैठना। डेंसिटी के बाद अगला है वेलोसिटी।
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट मीटर टाइम सेकेंड, सो इट इज मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है और टाइम के लिए t, सो इट इज डायमेंशनल फार्मूला इज LT-1, LT-1। वेलोसिटी के जगह पे स्पीड ले लो, तो स्पीड में आप लिखेंगे ना डिस्टेंस बाय टाइम, तो फिर से यहां आ गया मीटर पर सेकेंड और फिर से डायमेंशन में हो गया LT-1, LT-1। स्पीड के बाद अगला है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब हो गया वेलोसिटी बाय टाइम। तो देख भाई वेलोसिटी के लिए हो गया मीटर पर सेकेंड और फिर से एक सेकेंड से डिवाइड, सो इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2। देखो देखो जिनको भी डायमेंशन आता है, जिनको भी यूनिट और डायमेंशन आता है उनका तो ठीक है, जिनका नहीं आता हम आपको सब कुछ सिखाते हैं। सुनिए, आप यूनिट देख के भी डायमेंशन लिखते हैं। जब आप यूनिट में मीटर देखते हैं तो लेंथ हो जाता है, और जब सेकंड देखते हैं तो टाइम हो जाता है। जब आप मीटर देखते हैं तो लेंथ हो जाता है, सेकंड देखते हैं टाइम हो जाता है। ओके यस सर। आगे देखो, एक्सेलरेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स। फोर्स फॉर्मूला हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की जगह पे केजी और एक्सेलरेशन की जगह पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको कलेक्टिवली कहते हैं न्यूटन, रिप्रेजेंटेड बाय एन। और अब सोचो, चलो चलो डायमेंशन बताओ। केजी के जगह पे एम, मीटर के जगह पे एल और सेकंड के जगह पे T-2, सो ML-T-2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला। हम बोल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि सब कुछ लगभग इसी के आगे पीछे बनते रहता है। देखो फोर्स आ गया, अगला है वर्क। तो वर्क का मतलब हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को लिख दिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फिर से एक मीटर डाल दिए, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। आप इसको चाहो तो लिख दो न्यूटन मीटर, न्यूटन इनटू मीटर, और आप इसी को कलेक्टिवली कहते हैं जूल। इन सब को ध्यान रखो। यहां देखो, मास के लिए m, लेंथ का स्क्वायर t पे पावर -2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। ये वर्क है। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि एनर्जी का वही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है जो वर्क का है, मतलब एनर्जी और वर्क दोनों इक्विवेलेंट चीज है। तो आप उसको न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, आप उसको केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2 लिख सकते हैं, आप उसको जूल लिख सकते हैं, और आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं ml स्क्वायर T-2। ठीक है, ml स्क्वायर T-2 एनर्जी। एनर्जी के बाद नेक्स्ट लिख रहे हैं आपके पास पावर। पावर को आप साइड में नहीं दिख रहा। एक मिनट। पावर इज एक्चुअली एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी के लिए आप इसमें से मान लीजिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर उतारे और नीचे फिर से एक सेकंड लगा दिए, तो ओवरऑल ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -3। अब देखो सोचते जाओ, इसको जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को आप जानते हैं ना, एक और नाम दिया गया वॉट। डायमेंशन केजी के लिए m, मीटर के लिए लेंथ का स्क्वायर और सेकंड के लिए टाइम, टाइम के पावर -3। ये है हमारे पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब हम कोई डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। और अगर स्टूडेंट को वो फॉर्मूला आ गया, अगर स्टूडेंट को वो फॉर्मूला आ गया तो याद रखना वो बहुत ही आराम से उसका यूनिट भी लिखेगा, डायमेंशन भी लिखेगा। सही है?
चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाक से। चलो वहां पावर के बाद अगला हम फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हैं, प्रेशर। फॉर्मूला आप जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया। फोर्स के लिए लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे एरिया में लिखेंगे मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आएगा केजी मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2, या फिर यहीं पे आप इसको लिख सकते हैं ना, जूल सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आप इसको एक और नाम से जानते हैं, पास्कल। याद आया आपको, पास्कल। और जब आप इसका डायमेंशन लिखिएगा तो क्या ये ml-1 t-2 होगा? बोलो बोलो। लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के लिए केजी और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। आप इसके लिए लिख सकते हैं ml-t-2, ml-t-2। अभी देखो, इसके बाद हम नया क्वांटिटी लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। इंपल्स फॉर्मूला है फोर्स इनटू, एक चीज अब बताना चाहेंगे, ध्यान से सुनना, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम डेल टी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, चाहे टाइम स्मॉल हो या बड़ा हो, इनिशियल टाइम हो, फाइनल टाइम हो, अगर वो टाइम है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला टी होगा, यूनिट सेकंड होगा। तो नाम बदल देने से मतलब क्या? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स, बॉयंसी फोर्स। मतलब नाम बदल देने से डायमेंशन या यूनिट नहीं बदलता। तो जो डायमेंशन फोर्स का है वही डायमेंशन ग्रेविटेशनल फोर्स का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है, मैग्नेटिक फोर्स का है, रेजिस्टिव फोर्स का है, बॉयंसी फोर्स का है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। क्या आपको ये लाइन समझ में आया? यस सर। फोर्स लिख दिए। सर वहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड आप ml-t-2 क्यों लिखे ऊपर में? सॉरी फोर्स है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम पे फिर से 1 सेकेंड। तो क्या ये सॉल्व करके फिर से आ गया केजी मीटर सेकंड -1, और डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml-t-1। ये इंपल्स है। तो देखो, प्रेशर, लीनियर मोमेंटम, इंपल्स। अगला लिख रहे हैं टॉर्क, TORQUE। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब तुम सोचो, डिस्टेंस चाहे कोई भी नाम से आए, डिस्टेंस चाहे कोई भी नाम से आए, उसका डायमेंशन हमेशा सेम रहेगा, L। सो फोर्स के लिए हम लोग लिखे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मीटर एक और, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। और इसी को आप कलेक्टिवली यहां पे डायमेंशन लिख सकते हैं ml²t-2, ml²t-2। ठीक है, ये टॉर्क है। अगला देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पता है हम आपको यहां पे क्या सिखा रहे हैं? हम आपको ये सिखा रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी आपको इस चैप्टर में मिलेगा जिसका फॉर्मूला आप नहीं जानते। बोले सर हम लोग नहीं जानते तो क्यों दे रहा है? देख, कॉन्सेप्ट समझना इस चैप्टर का। ये चैप्टर तुमको अलग अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंट्रोड्यूस करता है। आपको प्रॉब्लम कहां होगा कि सर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम सुने लेकिन हमको उसका फॉर्मूला नहीं आता। तो अगर तुमको फॉर्मूला नहीं आता तो ना ही तुमको यूनिट आएगा, ना ही तुमको डायमेंशन आएगा। तो सर हम कैसे बनाएंगे? भाई हम लिख रहे हैं ना, हम डेली आपके पास कुछ नया नया यूनिट और डायमेंशन लिखते जाएंगे। आप बस याद करते जाइएगा, आपके 11 का जितना काम है हो जाएगा। तो
तो सर बाकी सब हम लोग कब सीखेंगे? जैसे जैसे चैप्टर्स तुम पढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटीज आते जाएगा। जैसे टॉर्क, ये तुमको रोटेशनल मैकेनिक्स में मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में मिलेगा, इंपल्स वर्क एनर्जी पावर में मिलेगा, लीनियर मोमेंटम वर्क एनर्जी पावर में मिलेगा, प्रेशर फोर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो हर चैप्टर के अंदर क्वांटिटीज आएगा, नया आएगा, पुराना आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, सब धीरे धीरे आएगा। तो आप टेंशन ना ले कि सर हमको ये क्वांटिटी नहीं आता, भाई बुक देख ले, हमसे पूछ ले, आपको धीरे धीरे 2 साल के अंदर सारा क्वांटिटी आ जाएगा, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो मास के लिए भाई केजी लिख लो और रेडियस के लिए मीटर लिख दो, और डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ml स्क्वायर। तो डायमेंशन हो गया ml स्क्वायर, मास इनटू रेडियस, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते, थोड़ा सा और आगे बढ़ते। क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, मान लो हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी जानते हैं? 1 बाई टाइम पीरियड होता है। तो 1 बाई सेकेंड कहने का मतलब सेकेंड इनवर्स, इसको आप दूसरा नाम हर्ट्ज भी कहते हैं। और आप इसका डायमेंशन लिखेंगे टी पे पावर -1, ये फ्रीक्वेंसी है। ये सब कुछ छोटा छोटा क्वांटिटीज था, इन शॉर्ट आपके सामने बताया गया। आपको पता है चार्ज का क्या होता है? चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए सेकंड, और एम्पियर सेकंड का डायमेंशन फॉर्मूला होगा A इंटू टी। आवाज आ रहा सबको? ठीक है। तो चार्ज हो गया करंट इंटू टाइम फॉर्मूला, एम्पियर सेकंड है उसका यूनिट, और एम्पियर इंटू टाइम है उसका डायमेंशन। चार्ज को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए जैसे तुमसे कोई कह दे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। सर हम लोग तो इसके बारे में नहीं जानते। देख, तुमको एक छोटा सा बात समझाया जा रहा है। आपके पास कोई भी ऐसा बड़ा क्वांटिटी आ जाए, जैसे आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो तुम्हारा काम क्या होगा ना, दिमाग पे जोर देके उस क्वांटिटी से जुड़ा हुआ कोई फॉर्मूला याद करना। बोलो तो। G is equal to m1 into m2 by r square. F equals to G times of m1 m2 by r square। वेरी गुड। देख भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स याद कर ले, सब कोई पढ़ा होगा, G m1 m2 by r स्क्वायर पढ़ा है। तो क्या हम लोग यहां से G को लिख सकते हैं F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। अब आप इसमें हर चीज को यूज करें। देखिए जैसे फोर्स है, तो फोर्स के लिए यूनिट लिख दिए kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर है मतलब मीटर स्क्वायर, नीचे मास मतलब kg इंटू kg, तो एक kg से kg कैंसिल। अब आप यहाँ पे g का यूनिट लिखिएगा kg इनवर्स मीटर क्यूब, kg इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड -2। चलो हम नहीं बताएंगे, बताओ यहाँ g का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको देख के बोलो। वेरी गुड, ठीक है। तो कोई भी नया आएगा तो हम लोग को ऐसे काम करके उसके अंदर का वैल्यू है ना निकालना है, चलना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप यहां तक नोट करें, अभी बहुत सारा क्वांटिटी है, बताना फटाफट स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखो, आगे एक क्वांटिटी है, नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब आते रहेगा, ध्यान रखना।
अभी प्लैंक कांस्टेंट का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तुम्हारे पास मान लो एक बल्ब है, ये बल्ब जब जलता है तो इससे लाइट बाहर आता है। आपको पता है लाइट में एनर्जी फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। लाइट जो एनर्जी कैरी करता है ना, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी को लेके आगे बढ़ता है। आपको पता है इन पैकेट्स को क्या कहते हैं? वेरी गुड, इन पैकेट्स को आप फोटोन कहते हैं, ठीक है ना। लाइट बोलो या रेडिएशन, लाइट बोलो या रेडिएशन, रेडिएशन carries energy from one point to other in form of photons. photons का दूसरा नाम है क्वांटा और क्वांटा। चलिए ये आपके लिए एक इंट्रोडक्शन था कि हाँ फोटॉन्स या क्वांटा क्या होता है। अब आगे आप ध्यान से सुनिए। एनर्जी ऑफ वन फोटोन हमेशा ध्यान रखना प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होता है। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को न्यूज से दिखाते हैं। तो आपका जो एनर्जी होगा वो रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल। तो जैसे ही आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं नहीं, तो एनर्जी ऑफ फोटोन E is equals to h nu, where h is Planck's constant, h is Planck's constant, h को आप Planck's constant कहते हैं। तो देखो एक्चुअली मेरे इतने पढ़ाने के पीछे कारण था कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं प्लैंक कांस्टेंट वो होता क्या है। जब भी लाइट कहीं चलता है या रेडिएशन चलता है ना, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी को कैरी करता है। उन छोटे छोटे पैकेट्स का जो एनर्जी है वो रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल होता है, रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, जो कांस्टेंट यूज होता है उसको आप प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये आपसे कोई पूछेगा कि प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, तुम बता सकता है। अब चलो यूनिट और डायमेंशन पे काम करते हैं। तो क्या हम लोग यहां से स्मॉल h के लिए E बाई न्यू कर सकते हैं? E मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब हो गया kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, और नीचे है न्यू फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाई सेकेंड। ये सेकंड ऊपर चला गया, तो क्या ये kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 1 हो गया? हम लोग इसको चाहेंगे तो जूल सेकेंड भी लिख सकते हैं, और अगर तुम इसका डायमेंशन लिखा तो ml स्क्वायर t माइनस 1 होगा। देखिए जी, आज हम आपको सब कुछ बता रहे हैं, बस अगले दिन से नया आप तभी सीख पाएंगे जब आपको पुराना वाला आज वाला याद होगा, तभी आप नया नया सीख पाएंगे। ओके, प्लैंक कांस्टेंट कहीं भी आया एकदम उसका यूनिट और उसका डायमेंशन याद होना चाहिए। कहीं भी अगर तुमसे कोई पूछ दे प्लैंक कांस्टेंट का मतलब क्या, तुम इसको इंट्रोड्यूस करके बता सकता है, उसका यूनिट और डायमेंशन याद करना। चलो इसी तरह एक और नया क्वांटिटी सिखाते हैं। सर ऊपर से एनर्जी ऑफ वन फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ क्या है? फोर्स नहीं है भाई, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब देख एक नया क्वांटिटी, नाम है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, n लिखना है लेकिन एक पैर उसका खींच के ऐसे लंबा कर देना, n लंबा सा ऐसा,
उसको कहते हैं ईटा, ITA, ईटा। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, पहले इसको समझो। पानी के अंदर एक टब में पानी ले लेना, अपने हाथ को आगे पीछे करना, तो तुमको लगेगा तुम्हारे मोशन को कोई अपोज कर रहा, लगता है ऐसा? अगर तुम उसको राइट, अपने हाथ को अगर राइट की तरफ ले जाएगा तो लगेगा लेफ्ट की तरफ कोई धकेल रहा है, अगर तुम लेफ्ट की तरफ ले जाएगा तो लगेगा राइट की तरफ कोई धकेल रहा है। मतलब हमेशा तुम्हारे मोशन को अपोज किया जाता है। सही है? अब सोचो कि जो फोर्स वहां काम करता है, तुम्हारे मोशन को अपोज करता है, उस फोर्स को कहा जाता है फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, कोई इसका बताएगा? फोर्स ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बताएगा कोई? सर MLT -2। वेरी गुड, नाम से कोई मतलब नहीं, ये फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT -2। तो देखो वो फोर्स कैसे लिखा जाता है। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस ईटा एरिया डेल V बाई डेल एक्स। हम इसमें हर चीज का मीनिंग आपको बताएं, थोड़ा अच्छे से जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, आता है बहुत जगह इसका क्वेश्चन। F इज इक्वल्स टू माइनस ईटा A डेल V बाई डेल एक्स। इसमें F क्या है भाई? तो ये F तो फोर्स है, A क्या है? तो एरिया है। अब डेल V क्या है? डेल V है चेंज इन वेलोसिटी। कोई बताएगा चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला? सर LT-1। LT-1 जो वेलोसिटी का होता है वही चेंज इन वेलोसिटी का होता है। ओके, अगला डेल एक्स क्या है? तो ये है चेंज इन पोजीशन। कोई बताएगा चेंज इन पोजीशन का डायमेंशनल फॉर्मूला? सर L जो पोजीशन का होगा, जो लेंथ का होगा। सो ओवरऑल क्या है? सो ओवरऑल ईटा इज इक्वल टू होगा फोर्स इंटू डेल एक्स बाई A इंटू डेल V। कोई बोलेगा सर माइनस छूट गया। भाई यूनिट एंड डायमेंशन में माइनस और प्लस का कोई रोल नहीं है। यूनिट और डायमेंशन में माइनस और प्लस का कोई रोल नहीं होता, तो माइनस वहां है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चल इसका डायमेंशन निकालते। फोर्स के लिए kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेल एक्स मतलब पोजीशन मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, डेल बी मीटर पर सेकंड। सॉल्व करो, देखो ईटा आ रहा है क्या? kg मीटर -1 सेकंड -1। देखो तो अब देखो ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला ml -1 t -1 होगा। नोट करो यहाँ तक फटाफट, स्क्रीनशॉट। कहीं कोई डाउट पूछ लेना। सर हाँ बोलो। चेंज इन वेलोसिटी मतलब सर एक्सीलरेशन ना? बट चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम ना एक्सेलरेशन होता है। यस। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल R से लिखते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखो। एक कंटेनर है, ये कंटेनर, इस कंटेनर का वॉल्यूम है V, इसके अंदर गैस भरा है। जो अंदर में गैस है वो N मोल है और इसका टेम्परेचर T केल्विन है और इसका प्रेशर P है। तो इन सब को मिला दीजिएगा अगर प्रेशर को, वॉल्यूम को, नंबर ऑफ मोल्स को और टेम्परेचर को, तो आपको केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिलता है, नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। वेरी गुड, आइडियल गैस इक्वेशन विच इज PV प्रोपोर्शनल NT।
जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो यहां पे कांस्टेंट होता है आर। इसी को स्टूडेंट बोल रहा है आपके सामने पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। ये है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आप इसको कहते हैं पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। पी है प्रेशर, भी है गैस का वॉल्यूम, एन है नंबर ऑफ मोल्स, टी है टेम्परेचर और आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या आप समझे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है? Yes, sir. अब देखिए, अब अगर आपको आर चाहिए तो पीवी में एनटी से डिवाइड कर लो। पी का मतलब हो गया प्रेशर, केजी मीटर -1 सेकेंड -2, वॉल्यूम मीटर क्यूब, नीचे एन मतलब मोल और टेम्परेचर मतलब केल्विन। चलो सिंप्लीफाई। सो आर इज kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये इसका यूनिट है। आप इस यूनिट को और भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको याद है तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर कुछ और नहीं था, जूल था। जूल था। मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और अगर आप इसका डायमेंशन लिखते हैं, यहां से जाओ m l स्क्वायर t -2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। देखो ये है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर t -2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, चलो अगला देखो। इसके बाद कुछ और अगला क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। पहले तो ये जानो ये सरफेस टेंशन क्या होता है। कोई भी जब आप लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड का एक फ्री सरफेस होता है, मतलब वो पार्ट जो एयर के साथ कांटेक्ट में हो। लिक्विड के फ्री सरफेस के पास एक टेंडेंसी होता है कि वो अपने सरफेस को मिनिमाइज करने के लिए काम करता है। मिनिमाइज। कभी तुम सोचा है कि जब तुम पानी का बूंद गिराता है तो वो बूंद स्फेरिकल ही क्यों होता है? क्यों नहीं क्यूब हो जाता है, कोन हो जाता है, सिलेंडर हो जाता है, स्फेयर ही क्यों होता है? तो अब आपको बताते हैं सरफेस टेंशन। लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो हमेशा अपने एरिया को मिनिमाइज करने का कोशिश करता है और उसी वजह से उसमें एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन जो है ना वो कुछ और नहीं होता, वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स के लिए आप लिख दिए हैं ml p -2 और नीचे लगा दो एक लेंथ, लेंथ कट गया तो ये हो गया mt -2 और यहां से उसका यूनिट तुम लिख सकता है ना kg सेकेंड -2। डायमेंशन हो गया mt -2 तो यूनिट हो गया kg सेकेंड -2। तो ये है सरफेस टेंशन। अब देखो यहां पे चीज को ऐसे समझना कि आपसे अगर हम फोर्स पूछते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सेट्रा सबका सेम यूनिट होता है। सही जा रहे हैं? Yes, sir. आगे अगर आपसे हम एनर्जी पूछ लें तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी एक्सेट्रा, किसी का भी नाम ले लो, सबका सेम डायमेंशन। ठीक है, यहां तक। चलो नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो।